अब मैं आ गया हूँ अपने एंगुलर के कोड पर। आप VS कोड में ओपन कर लेना। यहाँ मैं दूसरा एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, वेब स्टॉर्म, एंड इट्स अ पेड एडिटर, तो आप फ्री एडिटर यूज़ करना। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, जो हमारा रूट है ये है एंगुलर कोर्स। इसके अंदर एक फ़ोल्डर आपको नज़र आएगा SRC। ये जो SRC है, इस SRC के अंदर आपको बहुत सारी फाइल्स नज़र आ रही होंगी। एक होगी styles.css। तो ये जो style.css है, ये आपकी ग्लोबल स्टाइल की शीट है। जो भी आप यहाँ पर स्टाइल लिखोगे वो आपकी ग्लोबली अप्लाई हो सकती है कहीं पर भी आपके कोड में, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी test.ts फाइल। ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए है, यूनिट टेस्टिंग वगैरह जो होती है। फिर आपको एक नज़र आएगी index.html फाइल। तो जैसे कि आपकी style.css ग्लोबल स्टाइल है, ऐसे ही आपकी ग्लोबल HTML फाइल है। तो जब आप अपना कोड रन करोगे, आप चाहे किसी भी पेज पर हो, ठीक है ना, चाहे आप किसी भी राउट पर हो, स्लैश लॉगिन स्लैश अबाउट अस वगैरह वगैरह, हर बार यही फाइल आपकी लोड होनी है, जो index.html वाली फाइल है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर आ जाते हैं यहाँ पर एनवायरनमेंट पे। तो बेसिकली जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, मोबाइल ऐप बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है, हमारे अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर एक ही एनवायरनमेंट ये है, जिसके अंदर क्या है, प्रोडक्शन फॉल्स, यानी कि जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं हो तब आपको क्या क्या करना है वो आप यहाँ पर लिखोगे, कॉमा लगा के यहाँ पे वो वैल्यूज़। जब आप प्रोडक्शन में हो तब आपको क्या क्या यूज़ करना है वो आप यहाँ पे लिखते हो। ये दो फाइल्स आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं। ये किस लिए हैं भाई, मान लो जैसे कि हमारे 10 लोगों की टीम है और हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं डिजिटल रिज्यूमे का। तो एक साइट तो हमारी रहेगी प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मतलब जो पब्लिक यूज़ कर रही है बाहर की। फिर एक वेबसाइट का वर्जन रहेगा जो इंटरनल टीम यूज़ कर रही है सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो दोनों के लिए हम लोग जो भी मान लो थर्ड पार्टी हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं जिसके कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हम सेपरेट रखते हैं प्रोडक्शन के लिए और जो हमारा नॉर्मल डेवलपमेंट है उसके लिए, ताकि दोनों के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। और हम लोग एक और एनवायरनमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेजिंग एनवायरनमेंट। मतलब ये है, जैसे पहले डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के बाद हम उसको एक मान लो XYZ डोमेन पर डिप्लॉय करेंगे, जो डोमेन सिर्फ टेस्टिंग के पर्पस से होगा और वो डोमेन सिर्फ इंटरनल टीम मेंबर्स को पता होगा, और वही वहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कि अच्छा क्या चेंजेस हुए हैं, सही हुआ चेंज या नहीं हुआ। टेस्टिंग के बाद फिर वो प्रोडक्शन में जाता है। फिर जो एक्चुअल में आपका पब्लिक होती है वो उस चीज़ को देखती है। तो ये एनवायरनमेंट इसलिए है। देन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एसेट। तो जो भी हम इमेजेस मान लो लोड करने वाले हैं अपनी वेबसाइट में, वो सारी चीज़ें हम डालेंगे एसेट के अंदर। फिर आपको एक नज़र आ रहा होगा favicon.ico। तो ये बेसिकली वो आइकन है जो आपको ब्राउज़र में, जैसे ये जो फाइल ओपन हुई हुई है इसके साथ आपको यहाँ एक आइकन नज़र आ रहा है, ऐसे ही ब्राउज़र में जब आप अपनी वेबसाइट को रन करते हो तो यहाँ पर एक आइकन नज़र आता है। मान लो जैसे कोड सीखो की वेबसाइट है, तो कोड सीखो के होम पेज पर आपको यहाँ पे ये आइकन नज़र आ रहा है। ये आइकन क्या है, favicon.ico, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो favicon.ico। तो जो भी आइकन आप इसकी जगह रिप्लेस कर दोगे वो आइकन आपका टॉप पर दिखाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं ऐप की। ऐप के अंदर बहुत सारी फाइल हैं जो कंपोनेंट से रिलेटेड हैं, राउटिंग से रिलेटेड है। अभी क्योंकि हमने इस बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो हम इसको अभी टच नहीं करेंगे। बस आप इतना समझो कि जो कुछ भी आपका कोड होगा एक्चुअल में जिस पे आप वर्क करोगे, वो पीस ऑफ कोड आपका इस ऐप वाले फोल्डर में रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे। तो ये जो आपका SRC फोल्डर था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी हम कोडिंग करेंगे वो सब इसी के अंदर रहना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आती है angular.json। तो ये वो फाइल है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपका प्रीफिक्स क्या रहने वाला है, जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनके अंदर, आपके एसेट्स कहाँ कहाँ पर हैं। एक तो आपका एसेट ये है, उसके अलावा इस वाले फोल्डर के अंदर है, ठीक है। आपकी स्टाइल शीट ग्लोबल वाली कौन कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो भी मतलब कि आपके पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है एक तरीके से, वो सारी चीज़ें आपकी रहेंगी angular.json के अंदर। और बहुत रेयरली आप इस फाइल को यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे package.json के, जो आपके काम की फ़ाइल है। तो बेसिकली package.json के अंदर जो भी हमारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल होती हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन होती हैं डिपेंडेंसीज़ के अंदर। मान लो जैसे आप अलग अलग तरह के आगे चल के लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करोगे, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एंगुलर की है वो आ गई।
और आप आगे चल के करोगे वो सब कहाँ आएंगी, आपकी डिपेंडेंसीज़ के अंदर आ जाएंगी सारी की सारी लाइब्रेरी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा एक डिपेंडेंसीज है, एक डेव डिपेंडेंसीज है, दोनों में फ़र्क क्या है? देखो होता क्या है, कुछ लाइब्रेरी ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत हमें सिर्फ तब है जब हम अपने प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंट मोड है। और कुछ लाइब्रेरी ऐसी होंगी जिनकी ज़रूरत हमें डेवलपमेंट में भी है, प्रोडक्शन में भी है। तो जिनकी ज़रूरत प्रोडक्शन में भी है वो रहेंगी डिपेंडेंसीज़ के अंदर, और जिनकी ज़रूरत सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम है वो रहती है हमारी डेव डिपेंडेंसीज़ के अंदर। जैसे कि बिहाइंड द सीन्स की मैं एक आपको बताता हूँ, जैसे टी एस नोड है। तो टी एस नोड बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? आपका जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, यहाँ पर आप जो कुछ भी कोड लिखते हो वो सारे का सारा ये देखो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में लिखा रहता है। जैसे मेन डॉट टी एस है, टी एस क्या है? एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है ना। तो जो आपका टाइप स्क्रिप्ट है उसको आपको जावा स्क्रिप्ट में रन करना पड़ेगा, और तभी तो रन करेगी एक्चुअल में ब्राउज़र में, ठीक है। लेकिन हम लोग जब कोड लिख रहे हैं तो बार बार बैठ के थोड़ी हम टी एस को जे एस में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो ये टी एस नोड रियल टाइम में उस चीज़ को करता है। तो ये चीज़ तो हमें सिर्फ डेवलपमेंट टाइप पे करनी है। जब आप प्रोडक्शन के लिए बनाओगे तो आप जे एस का कोड बनाओगे, और वो जो जे एस का कोड होगा उसको डिप्लॉय करोगे। रियल टाइम में थोड़ी ना वहाँ पे आप बार बार टी एस से जे एस करते रहोगे, वो सिर्फ डेवलपमेंट टाइम पे करोगे। तो ऐसी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी यहाँ पर डेव डिपेंडेंसीज में आई हैं। और अगर मान लो आप खुद से भी कोई लाइब्रेरी कल को इंस्टॉल कर रहे हो जो आपको पता है कि सिर्फ डेवलपमेंट टाइम पे यूज़ होनी है, तो वो कहाँ पर आएंगी? डेव डिपेंडेंसीज के अंदर। जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट हो गया, टी एस लिंट हो गया। टी एस लिंट बेसिकली क्या होता है? टाइप स्क्रिप्ट के आप खुद के रूल्स बना सकते हो। मान लो जैसे आपने रूल बनाया कि जो एक लाइन है कोई भी कोड की, एक लाइन के अंदर मैक्सिमम कितने वर्ड आ सकते हैं, ये एक रूल हो गया। तो ऐसे आप अलग अलग तरह के रूल अपने टी एस लिंट के अंदर यहाँ पे बना सकते हो, जो ऑलरेडी इन लोगों ने बनाकर आपको दिए हुए हैं। और यहाँ पर आपको दिखेगा भी मैक्स लाइन करके कुछ, ये रहा। मैक्स लाइन लेंथ इज़ 140। 140 से ऊपर अगर वर्ड्स गए तो आपका वो एरर देगा कि एक लाइन में इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट। और पैकेज डॉट जेसन में एक और चीज़ होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट्स। तो ये स्क्रिप्ट बेसिकली किस लिए होती हैं? अलग अलग तरह की। जैसे आपने एन जी स्टार्ट, एन जी सर्व वाली कमांड है, अब आपको हर बार याद नहीं रखना चाहते, आपके एन जी सर्व डालना है, तो आपने एक स्टार्ट नाम की अपनी स्क्रिप्ट बना ली, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर टाइप करोगे एन पी एम स्पेस स्टार्ट, तो ऑटोमेटिकली एन जी सर्व को देखो रन कर देगा। तो ये तो कुछ प्री बिल्ड स्क्रिप्ट होती हैं जैसे स्टार्ट बिल्ड। लेकिन अगर ये जो प्री बिल्ड नेम है आपके, जैसे स्टार्ट बिल्ड टेस्ट लिंट ई टी ई, इसकी जगह अगर आप कुछ और खुद से नेम बनाते हो, जैसे मान लो मैंने नेम बनाया शगुन, ठीक है, और इस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने कमांड लिख दी एन जी सर्व, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एन पी एम शगुन लिखूँगा तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि इसको तो नहीं पता ना शगुन नाम से क्या होता है। तो इसलिए मैं लिखूँगा एन पी एम स्पेस रन, एंड देन रन के बाद जो भी मेरी स्क्रिप्ट का नाम था वो, जैसे कि शगुन, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो मेरी पैकेज डॉट जेसन थी उससे उठा लेगा, और इसके अंदर जो भी कमांड थी, ये देखो एन जी सर्व, वो इसने रन कर दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप खुद की स्क्रिप्ट बना लेते हो, ये बहुत हेल्पफुल रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपको खुद से कुछ भी याद ना रखना पड़े कि यार ये जो कमांड है इसके लिए क्या कमांड होगी। इस तरीके से आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल। और देन टी एस कन्फिग फाइल बेसिकली किस लिए होती है भाई? जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट है उसको हम जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्योंकि ब्राउज़र के अंदर तो जावा स्क्रिप्ट ही रन होनी है, तो हम क्या क्या हमारे कंपाइलर के ऑप्शंस होने चाहिए वो यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरी आउटर डायरेक्टरी होगी वो क्या होगी, यानी कि जहाँ पे कोड बनेगा उसका सोर्स मैप भी चाहिए या नहीं चाहिए, डिक्लेरेशन। और जो काम की चीज़ है वो ये है कि जो आपका टारगेट रहने वाला है वो क्या होगा, ई एस 5 वाला होगा, ई एस 6 होगा, क्या होगा। देन एंगुलर कंपाइलर ऑप्शन के अंदर पूरा टेम्पलेट को चेक करना है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स आप टाइप स्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ इतने ही ऑप्शन नहीं होते, और भी दुनिया भर के ऑप्शंस होते हैं टाइप स्क्रिप्ट के कोड को जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करते टाइम जो आप यूज़ कर सकते हो। ये इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपको बना कर देता है एंगुलर की इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका कोड कंपाइल होगा। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना होता। कुल मिला के जितनी भी फाइल हैं यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत आपको कभी चेंज करना पड़ेगा तो वो है एंगुलर डॉट जेसन, और मेनली जो आपके काम की फाइल है इन सब में से वो है पैकेज डॉट जेसन। बाकी आपका ऊपर जितना भी है एस आर सी, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इसके बाहर और कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।
और जो रीडमी डॉट फाइल है ये बेसिकली किस लिए, एक मार्क डाउन फाइल है, मार्क डाउन फाइल बोलते हैं इसको, जिसके अंदर आप अपने जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो इस तरीके से कि भाई जो भी उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लिखी हुई, जैसे कि अगर आपको बिल्ड करना है कोड तो आपको ये रन करना होगा, ऐसे मान लो आपके प्रोजेक्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ताकि जब बिट बकेट पे या गिटहब पर कोई भी आपका वो प्रोजेक्ट खोले तो उसको पूरी गाइड मिल जाए कि इस प्रोजेक्ट से